मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की अनदेखी की। कांग्रेस को देश से मांगनी चाहिए माफी। योगी मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा इस्तीफा। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे हरिओम यादव अपने समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। और वहीं जालौन में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की। ओवरलोडिंग करने वाले 2200 ट्रकों को जारी किया नोटिस। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जरूरी सुरक्षा नियमों का पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री की उपस्थिति न होना, वहां के मुख्य सचिव और डीजीपी के अनुपस्थित होना, ये ब्लू बुक और प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ये कहकर के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वह एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे, जबकि उस दौरान हर व्यक्ति इस बात को देखता है वे बिना मास्क के विचरण करते हुए देखे गए और वह इन सब की यानी सुरक्षा की खिल्ली उड़ाते हुए भी देखे गए। इस सारा घटनाक्रम इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख की सुरक्षा के साथ, देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ और देश के सम्मान के साथ किस शरारतपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी आज खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान न केवल हास्यास्पद और निंदनीय है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बारे में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी को सूचित किया था। ये इस खूनी साजिश को और भी पर्दाफाश करता है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से सुरक्षा की एक भीषण खामी के प्रति एक ऐसे व्यक्ति को सूचना देने की बात कर रहे हैं जो न पंजाब से न भारत सरकार से किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं जुड़े हैं, और यह उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी को आज एक और झटका लगा जब उनकी सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि वो पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगारों की उपेक्षा और पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ से आहत होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि वो किस पार्टी में जाएंगे। इसके पूर्व कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, नाम तो आप लोग बहुत पहले से चला रहे थे, बहुत पहले से चला रहे थे, लेकिन आज मैंने इस्तीफा दिया है। तो आज लगा दिया आपने? कौन कैबिनेट मंत्री आएगा वो तो समय। अभी मैं पूरे प्रदेश में अपने समर्थकों से, अपने समाज और समर्थकों से, जो हमारे समर्थक थे, शुभचिंतक थे, उनसे राय लेने के बाद फिर मैं अगला कदम बताऊंगा कि क्या निर्णय होने वाला।
समाजवादी पार्टी कार्यालय पर राजनीतिक हलचल तेज रही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने सहयोगी दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव की रणनीति और टिकटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। भाजपा और अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अपना दल की कृष्णा पटेल, केशव देव मौर्य, संजय चौहान और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद मौजूद रहे। बैठक के बाद आरएलडी के मसूद अहमद ने बताया कि 2 दिनों के अंदर हमारा गठबंधन उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, तो आज अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में घटक दलों की एक बैठक हुई। उसमें मैं भी था। तो उसमें बाकी जो चुनावी रणनीति होती है उससे ज़्यादा और क्या होगा। अखिलेश यादव जी ने बताया और हम लोगों ने भी कहा कि सीटें जो मिलें, जो भी लड़े, चाहे जहां से जो लड़े, लेकिन ये मान के चलो कि पूरे 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सबको मिलजुल करके प्रचार करके प्रत्याशियों को जिताना है, जिससे कि ये सरकार सत्ता से हटे। 2 दिन के अंदर ये तय हुआ कि 2 दिन के अंदर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि किसको कितनी सीट मिली। अब कहाँ लोग भाग के जाएंगे, अब तो चुनाव सर ही पर है। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे हरिओम यादव अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। आज भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने नरेश सैनी और हरिओम यादव को पार्टी में शामिल कराया। और चुनाव आते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियों का जो दौर है वो जारी हो चुका है। लगातार कई बड़ी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में सहयोगी हिमांशु मौजूद हैं। इनसे जानेंगे चुनावी अपडेट क्या रही हैं। आप बताइए हिमांशु, कल स्वामी प्रसाद मौर्य और आज दारा सिंह चौहान, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इन इस्तीफों के क्या मायने हैं? जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले चुनावों को देखें, हम कई चुनाव के अगर परिपाटी को देखें, सेम उसी तरह से चीजें होती रहती हैं। जितने भी विधायक हों या मंत्री हों, इस तरह की चीजें होती हैं कि चुनाव आते ही वो अपने दल को छोड़कर दूसरे दलों में जाते हैं। जाहिर सी बात, इसके पीछे वही कारण रहता है कि वो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील करते हैं। उनको ये पता होता है कि हमने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, हमने वो डिलीवरी नहीं दी है। इसको लेकर उनके कहीं ना कहीं आशंका रहती है और उन्हें टिकट कटने का एक वो होता है। इसी डर के लेकर के वो अपनी नई संभावनाएं तलाशते हैं, नए राजनीतिक दल का रास्ता खोजते हैं। इसी की परिपाटी को तो देखते हुए आज दारा सिंह चौहान भी शायद इस्तीफा देकर के अलग हो गए। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि वो किस दल में जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको रोकने की भी हालांकि कोशिश की है केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आप जहां भी जा रहे हैं वो एक डूबती नाव है। उन्होंने उसको डूबती नाव बताया है। और हालांकि इसको लेकर के अखिलेश यादव ने उनके इस्तीफे के बाद अपनी एक ट्वीट में एक फोटो शेयर की है इसको लेकर। तो इसको लेकर के आकलन लगाया जा सकता है कि शायद उनका जो अगला राजनीतिक दल होगा वो समाजवादी पार्टी हो सकता है। ऐसे ही कल एक और कैबिनेट मंत्री है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और उनके साथ भी कमूमन यही स्थिति रही। उसके बाद अखिलेश यादव ने उनकी फोटो को ट्वीट किया। तो जाहिर सी बात है, कयास यही है कि इन दोनों का शायद अगला दल समाजवादी पार्टी हो सकता है। इन दोनों में एक खास बात ये देखी गई है कि इन दोनों का जो इस्तीफे का जो मजमून रहा है वो लगभग एक सेम रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा सकता है कि ये उसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं जिसको लेकर के सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही दावा कर रहे थे कि भाजपा के कई नेता, कई विधायक और कई मंत्री उनके संपर्क में हैं। तो ये कड़ी उसको और दिखाती, इशारा करती है कि हाँ, सुभाषपा के अध्यक्ष ने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं सच साबित होती है। हालांकि कितना असर वो इस पर छोड़ेंगे, समाजवादी पार्टी में जाकर वो करेंगे, ये बात की बात है। तो चुनावी दौर है तो दल बदल होते रहेंगे, लेकिन कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में घटनाक्रम तेजी से बदले हैं, चुनावी माहौल लगातार गर्मा रहा है। इससे किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा फायदा होता है? समरीन, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों को चुनाव में अभी शायद ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी कि किसको ज्यादा फायदा होने जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर यह जरूर है कि जो भी राजनीतिक दल अपनी जिसने अपने संगठन मजबूत कर रखा है, जिसने रूट कार्यकर्ताओं के घर तक अपना एक सिस्टम बना रखा है, एक जाल बना रखा है, उसी राजनीतिक दल को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए
इसमें सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही नजर आती है, क्योंकि उनके पन्ना प्रमुख से लेकर के जितने भी उनके ऊपर तक के संगठन हैं वो लोग उन्होंने डिप्यूट कर रखे हैं। यानी कि हर वोटर, हर 5-10 वोटर पे एक व्यक्ति उन्होंने डिप्यूट कर रखा है। तो जाहिर सी बात है ऐसा नेटवर्क अन्य राजनीतिक दलों के पास नहीं दिखाई देता। आप अगर देखें, अभी चुनाव आयोग ने जिस दिन घोषणा की थी, उसने चुनाव आयोग ने ये बात कही थी कि इस बार चुनाव कोरोना के मद्देनजर अब शायद आप उतनी जनसभाएं नहीं कर सकते, उतने जनसंपर्क नहीं कर सकते। उन्होंने ये सीधा कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि इस बार चुनाव आप सोशल मीडिया पर जितना प्रचार करना है आप उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। तो जाहिर सी बात है इसमें भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सोशल मीडिया की ताकत को सबसे पहले पहचाना। अन्य राजनीतिक दलों का शायद उतना विजन नहीं रहा, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी तो सबसे पीछे रही सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने को लेकर के। सोशल मीडिया की ताकत को उन्होंने इग्नोर किया या उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन इस मामले में लकली अगर हम कहें दूरदर्शिता भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया और उनका नेटवर्क आज की डेट में सबसे बेहतर माना जाता। तो जाहिर सी बात है अब जिस तरह की स्थितियां कोरोना काल में बनेंगी वो उसमें भारतीय जनता पार्टी को मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ फायदा उन्हीं को होता दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर हम किसको हिमांशु फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, तो मैं मार्च में पता चल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम जो है वो अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जाली नोट बनाने वाली भी सक्रिय हो गए हैं। लखनऊ पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान नकली नोट बनाने वाले गिरोह का दूसरी बार पर्दाफाश करते हुए एक बार फिर 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट के साथ नोट छापने के उपकरण बरामद किए गए हैं। डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा ने बताया कि लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। ये लोग नोट छापकर चुनाव के दौरान खपाने की फिराक में थे। पुलिस की सक्रियता के चलते इनको पकड़ा गया है। ये 5 एक्यूज यहीं पे लखनऊ शहर के अंदर ही जाली नोट बना रहे थे, जो काफी अच्छी क्वालिटी की है और इनको आशा थी कि आने वाले चुनाव में इस जाली नोटों का भरपूर उपयोग करेंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हर गांव में हर जगह पे होगी, जहां पे बहुत सारे लोगों को एक्चुअल नोट और जाली नोट के अंतर में अंतर समझ में नहीं आता। उन्हीं लोगों को उनकी जो जानकारी का अभाव है उसकी सुविधा उठाने के लिए प्रोग्राम बना रहे थे। ये लोग इसके लिए स्टैकिंग कर रहे थे, पेपर्स मंगवा के रखे थे, इनके पास अपना प्रिंटर था और भी काफी सारे मटेरियल है जो इन नोटों को असली चेहरा देने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो लोग प्रयास में लगे हुए थे, जिसको हमारी टीम ने पकड़ा है। इस काम को पूरी तरीके से पहले हमने रोक लिया है, इसलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ द्वारा पूरी टीम को 20,000 रुपया रिवार्ड देने का घोषणा की गई है। फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र में आचार संहिता और महामारी के नियमों का उल्लंघन करने पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत उनके 13 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के रोक के बावजूद बिंदकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छोटे लाल का पुरवा और सरकंडी गांव में सपा नेता अपने समर्थकों के साथ भीड़ जुटाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और वायरल वीडियो में उनके समर्थक द्वारा आचार संहिता और महामारी नियमों का उल्लंघन करते दिखे। सीओ अनिल कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन एवं महामारी अधिनियम के तहत समाजवादी पार्टी के नेता दयालु गुप्ता समेत 13 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्यारह 1/2022 को थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं महामारी अधिनियम में समाजवादी पार्टी के दयालु गुप्ता समेत 13 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बड़ी कार्रवाई की है। बेतवा और यमुना नदी में मोरंग खनन के लिए 1 दर्जन से अधिक मोरंग पट्टों को खनन करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं इन पट्टों पर संचालित करने वाले मोरंग माफिया अधिक मुनाफे के चक्कर में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने में जुटे हुए हैं। अवैध खनन और ओवरलोडिंग की मिल रही शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कालपी रोड नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ओवरलोड चेक गेट लगवाया है। इस चेक गेट से अभी तक 2200 ओवरलोडिंग करने वाले ट्रकों को नोटिस जारी किया गया है।
देखिए, जनपद में निरंतर प्रवर्तन की गतिविधियां चलती रहती हैं और इसी दिशा में जो कालपी में हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट बना है ऑटोमेटिक, उससे लगभग अब तक 2200 नोटिस जारी किए जा चुके हैं और इसी को देखते हुए हमने औरैया रोड पर भी एक चेक गेट का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शीघ्र ही वहां एक और चेक गेट की स्थापना कर दी जाएगी। सोतीगंज के वाहन कटान माफियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस ने सोतीगंज के कुख्यात वाहन कटान माफिया शाकिब की 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। एएसपी कैंट सूरज राय की अगुवाई में भारी पुलिस बल जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए पहुंचा। शाकिब सोतीगंज के बड़े वाहन कटान माफियाओं में शुमार था। मेरठ के भी विभिन्न थानों में शाकिब के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। बीते कई दशकों से शाकिब वाहन की कटाई का गोरख धंधा चला रहा था। ऐसे में आज पुलिस ने शाकिब पर कार्रवाई करते हुए 6 आवासीय संपत्ति और 9 वाहन के जब्त की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो कुख्यात शाकिब की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को शाकिब उर्फ कद्दू पुत्र शमसुद्दीन, जो कि वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करता था और इन सब अपराधों के अलावा इसने पुलिस टीम पर भी हमला किया था और इसके विरुद्ध थाना ब्रह्मपुरी में मुकदमा अपराध संख्या 111/21 अंतर्गत धारा गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत था और इस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि आज यह जो 6 आवासीय संपत्ति और 9 वाहन जिनका जब्तीकरण किया जा रहा है, यह संपत्तियां अभियुक्त शाकिब और गद्दू ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। अतः धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन संपत्तियों की का जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। इन कुल संपत्तियों की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और उन्हीं संपत्तियों की कुर्कीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनपद में कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी। दीपक अग्रवाल ने कहा कि जनपद में कोरोना का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मगर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। साथ ही साथ 15 से 18 वर्ष के किशोरों को 100% टीका लग जाए, इस बात के हर असंभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों, कोचिंग, शैक्षिक संस्थाओं सहित हर जगह पर लोगों को प्रेरित करके किशोरों के टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने का दायित्व सौंपा जा रहा है। वाराणसी के पूर्णानंद सिगरा स्टेडियम सहित स्थानीय एलटी कॉलेज में आगामी 15 और 16 तारीख को वृहद कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीकाकरण के साथ ही जिन लोगों को सेकेंड डोज की आवश्यकता है उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। जिले में फ्रंट लाइन वर्करों को भी एहतियातन बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया गया है। 15 और 16 को जो वृहद कैंप चल रहे हैं उसमें हम लोग उन बच्चों को, वो विभाग की जिम्मेदारी होगी और उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होगी, उन बच्चों को हर को इंस्टीट्यूट को नोडल अफसर बनाने के लिए कहा गया है। वो शाम 12 बजे आज शाम तक हमारे पास सूची सारी आ जाएगी उन बच्चों की। उन बच्चों को हम लोग यहां लेके आएंगे और जिन इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा बच्चों की संख्या है उन इंस्टीट्यूट में हमारी टीम वहीं पर जाकर उन बच्चों को वैक्सीनेट कराएगी। तो हम लोग का इस बार लक्ष्य ये है कि कोई एक बच्चा भी छूटने ना पाए और उस आयु वर्ग के हर बच्चे को एटलीस्ट फर्स्ट डोज हम लोग 20 जनवरी 2022 तक लगाकर उसको संतृप्त करें। नगर निगम की मलिन बस्तियों को देखने के लिए डूडा डिपार्टमेंट है बाकायदा। इसी के साथ जोनल अधिकारी जो पार्षदों के साथ मिलकर संपर्क करके ऐसा काम करेंगे, साथ ही निगरानी समितियां और इसके अलावा हमारी वेंडर्स की ऑर्गेनाइजेशन है और ईंट भट्ठों की संस्थाएं जो है, एसोसिएशन है, उन सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। उन सबके डाटा 1-2 दिन में मांगे गए हैं। उनसे ये भी प्रॉब्लम शेयर की गई है कि आईडी अगर किसी बच्चे की नहीं होती है तो विदाउट आईडी भी हम स्पेशल सेशन क्रिएट कर सकते हैं और वहां बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। ऐसे जगह सेंटर अगर बनाने हो तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के नंबर जारी करके उनको कोऑर्डिनेट भी करा दिया गया है। 3-4 दिन लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि ये सारे बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं और फिर छूटेंगे तो उनको फिर सैटरडे संडे को विशेष कैंप में लाने की कोशिश की जाएगी। परंतु विशेष प्रयास यही होगा कि उससे पहले ही हम उनके एरियाज में ही उनको वैक्सीनेट कर दें। वाराणसी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल शाम 6 बजे जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कोरोना के संक्रमित 440 नए मरीज मिले हैं। वाराणसी में इस समय कोरोना से संक्रमित एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 2069 हो चुकी है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं जिला प्रशासन भी तरह तरह से लोगों को पाबंद कर रहा है। वाराणसी के प्रमुख मंदिरों में बिना मास्क लगाए किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं शासन द्वारा 4 बजे के बाद घाटों पर पाबंदी लगा देने से घाटों पर भी सन्नाटा
दिख रहा है। विश्व प्रसिद्ध गंगा सांकेतिक रूप से हो रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों की एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच करवा रहा है। वहीं वृहद टीकाकरण के माध्यम से लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि वाराणसी में कोरोना का संक्रमण तेजी से जरूर बढ़ रहा है और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। अभी और महानगरों को देखें तो उस हिसाब से अभी वाराणसी में इतने केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा संख्या ज़्यादा है, लेकिन अभी भी स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में। और जो भी केसेस बढ़ हैं उनमें कोई भी ऐसे नहीं है जिनको कि बहुत ही सीरियस कंडीशन हो या कोई तीव्रता हो या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो या कोई ऑक्सीजन की समस्या हो। वो किसी और अन्य कारण से किसी जांच के लिए चिकित्सालय में आ रहे हैं और उन्हें कोविड पॉजिटिव मिलने पर उन्हें एहतियातन तौर पे होम आइसोलेशन के लिए सलाह दिया जा रहा है। अगर किसी विशेष परिस्थितियों में उन्हें अपने यहाँ आइसोलेशन की समस्या नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो उन्हें हम भर्ती कर रहे हैं और अभी कोई घबराने की स्थिति जनपद वाराणसी में नहीं है। हरदोई में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर के अलावा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशनरी डोज देने के लिए कार्य को गति देने के लिए अत्यधिक टीकाकरण शिविर लगाकर इसे पूरा किया जा रहा है। जनपद में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कोविड टीकाकरण के साथ साथ मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। हरदोई में फ्रंट लाइन वर्कर में पुलिस के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त हेल्थ वर्कर में डॉक्टर, नर्स को भी सुरक्षित बनाने के लिए प्रिकॉशनरी डोज लगाने में उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ रही है। मेरे द्वारा 2 दिन पहले बूस्टर डोज लिया गया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और आगे चुनाव भी है, हम लोग को भीड़ भाड़ के बीच में काम करना पड़ सकता है। इसके लिए और जो इस समय कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है उसको देखते हुए सबसे पहले मेरे द्वारा डोज लगवाया गया। मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और मैंने अपने समस्त थानों के समस्त स्टाफ को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी इस डोज को लगवा लें और आज, कल और परसों अभियान के रूप में सभी लोगों को ये डोज लगवाया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहें और अच्छा काम कर सकें। कोरोना का बूस्टर डोज मैंने लिया है। हमारा सेकेंड डोज 12 मार्च 2021 में लगा था और हमने इस समय कल बूस्टर डोज लिया है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कोई इस तरह का शरीर में महसूस नहीं हो रहा है कि हम इससे अस्वस्थ महसूस करें। मैंने बूस्टर डोज ले ली है और मैं सभी लोगों से अनुग्रह करता हूं कि सभी लोग जो है आकर बूस्टर डोज लेने की कृपा करें। तो आपने बूस्टर डोज ली, क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह जिला महिला अस्पताल में कंसल्टेंट के पद पर तैनात हूँ। आज मैंने बूस्टर डोज अपनी लगवाई है और इस बूस्टर डोज के लिए सभी लोगों को जिन्होंने लगवाई हुई है, 2 डोज लग चुकी है, उनको सभी लोगों को लगवाना चाहिए जिससे कोरोना के ऊपर नियंत्रण पाया जा सके। बरेली जिले में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए जिले का 8वां ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में शुरू हुए इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 800 लीटर प्रति मिनट तक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता रखता है और ये कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों को ऑक्सीजन थेरेपी और श्वसन सहायता प्रदान करेगा। इससे पहले जिले में 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 800 LMP का प्लांट है और ये कम से कम 500 बेड की सप्लाई कर सकता है और बड़ा प्लांट है और बरेली का सबसे बड़ा प्लांट है। करीब 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है, तो इससे अवश्य ही नगरवासियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। नगरवासियों की नहीं बल्कि पूरे ज़िले और ज़िले के बाहरी दूसरे ज़िलों की भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। कोरोना में कोई इस तरह की ऑक्सीजन की दिक्कत आती है तो उसमें भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, कोविड में जो भी तैयारी हमारी पूरी हैं और थर्ड वेव में जो अभी तक जिस तरह करीब हमारे 850 पेशेंट अब तक चिन्हित हुए हैं, लेकिन कहीं पर किसी को कोई बहुत इस तरह के सिम्टम्स नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए या उनके ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। तो अभी हर चीज़ कंट्रोल में, हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं
हमारा कोविड सेंटर जो है ICCC वो लगातार काम कर रहा है और जहाँ पर जो भी पेशेंट चिन्हित होते हैं उनको हम मेडिसिन किट पहुँचा रहे हैं। सभी जो निगरानी समितियाँ हमारे गांव में हैं उनको भी मेडिसिन किट 50-50 दे दी गई हैं कि जहाँ कहीं भी कोई बीमार चिन्हित होता है तत्काल उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए। तो पूरी व्यवस्था हमारी ठीक है। बलरामपुर में खेले जा रहे ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी टूर्नामेंट का रामपुर हॉकी एकेडमी ने बलरामपुर की टीम को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराकर जीत लिया है। विजेता टीम को 61 व उप विजेता को 41,000 रुपए एवं ट्रॉफी दिया गया। MLK कॉलेज के हॉकी मैदान पर 8 जनवरी से 12 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में अलग अलग प्रदेशों की 14 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व हॉकी ओलंपियन खिलाड़ी को भी सम्मानित किया गया। बलरामपुर कहीं भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा सेंट्रलाइज्ड या स्टेट द्वारा लगाई जाती है स्टूटर या इसी प्रांगण में, इसी महाविद्यालय के प्रांगण में भी किसी तरह स्टूटर का निर्माण हो जाता है तो बलरामपुर के अगल बगल के जनपद के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगी स्टूटर, क्योंकि यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े खिलाड़ी निकल सकते हैं। बहुत अच्छी दोनों टीमें थी। आखिर 8 तारीख से वो लोग जीत के आ रहे थे, सेमीफाइनल निकाला है तो हम खास तौर से बधाई देना चाहेंगे विनिंग टीम को। लेकिन लूजिंग टीम भी लूजिंग नहीं है, उसने बहुत ही अच्छा किया है। बलरामपुर की टीम ने बहुत अच्छा प्ले किया, तो दोनों टीमों को हमारी हार्दिक बधाई। किसी भी खेल के शो होने से सारे खेलों को प्रतिभा मिलती है और ये तो बहुत ही अच्छा है। ये लग रहा है कि बलरामपुर के लड़कों में काफ़ी अच्छा टैलेंट है खेलने के लिए। घास के मैदान पर हॉकी हमारे इस मैदान पर 1938 से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, खेला जा रहा है। आज विवेकानंद जयंती है, युवा दिवस है। इस अवसर पर हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि हमारे कॉलेज के युवा भी जो है घास के मैदान पर प्रैक्टिस करें और मेरा यह प्रयास होगा कि MLK कॉलेज की भी एक हॉकी की टीम हम खड़ी कर सकें। सर यहाँ तो अच्छा टूर्नामेंट होता है, यहाँ से तो वैसा करके निकलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पर वो ऐसा है कि छोटा थोड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। अब तो ऑल इंडिया होने लगा, अच्छी अच्छी टीमें आ रही हैं। अब तो जाएंगे यहाँ के लड़के नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD-News-UP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD-News-UP। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की अनदेखी, कांग्रेस को देश से मांगनी चाहिए माफी। योगी मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा इस्तीफा। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे हरिओम यादव अपने समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। और जालौन में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर जिलाधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई, ओवरलोडिंग करने वाले 2200 ट्रकों को जारी किया नोटिस। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक बार फिर से सामने है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। धन्यवाद।